हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी मॉडर्न के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी, और इसका जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी में क्या करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पर मेन जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज़ पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो हफ्ते में 3 दिन अपलोड करती हूँ। तो कोई टाइम वेस्ट ना करते हो, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि IBS होता क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन, नॉर्मल इरिटेशन जो आपको, मेरे को, कभी भी, किसी को भी हो सकता है। इरिटेशन में आप क्या करते हो? जनरली कोई भी व्यक्ति अगर इरिटेट होता है तो वो क्या करेगा? या तो तोड़फोड़ मचाएगा, सामान फेंकेगा, किसी गृहिणी को, जो हाउसवाइफ हैं उनको गुस्सा आ गई तो किचन का सामान फेंक सकती है, गुस्सा करेंगी बहुत ज़्यादा, या फिर गुस्सा होके मुंह फुला के एक कोने में चुपचाप बैठ जाएंगे। इरिटेशन होता है तो जनरली यही चीज़ होती है। बाउल मतलब इंटेस्टाइन। तो जब आपकी इंटेस्टाइन है, जब वो इरिटेशन में आ जाती है किसी भी कारण से, जब वो इरिटेट हो जाती है तो वो क्या करती है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यही बता सकती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कभी भी इस बीमारी का जो सिम्टम है वही उसकी डेफिनेशन है। बिना किसी कारण के, बिना कोई स्पेसिफिक कारण के आपकी इंटेस्टाइन से, बिना किसी कारण का, या तो आपको डायरिया होने लगे या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ये दो चीज़ें, और दोनों ही आपस में रिवर्सिबल होती रहती हैं। जैसे कि मान लो आज आपको डायरिया हुआ, उसके बाद 10 दिन आप बिल्कुल सही रहे, परफेक्ट रहे, बिल्कुल सही हो गया, उसके बाद आपको अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर से डायरिया हो गया, फिर 2-4 दिन आप सही रहे, फिर कुछ हो गया। इस तरीके से जब डायरिया कॉन्स्टिपेशन आपस में चेंज होता रहता है और बार बार होता है, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ में आपको फ्लैटुलेंस हो सकता है, जिसको गैस बनना बोलते हैं, पेट फूलना बोलते हैं, ये हो सकता है। खट्टी डकारें आ सकती हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है, कभी कभी मीठा मीठा दर्द होता है, सुइयां चुभने वाला, कभी कभी तेज स्पाज्मोटिक पेन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ऑन ऑफ पैटर्न के साथ में, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। ये जो पूरी बीमारी है इसको ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। इसका कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिससे आप डायग्नोस कर पाओ। जब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के सिम्टम आने लगते हैं तो डॉक्टर उसको डायग्नोस कर देते हैं कि आपको IBS है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए मॉडर्न में आप इसकी कितनी भी रिसर्च कर लो, चाहे आप इसका विकिपीडिया पेज सर्च करो, वेबमेड के जो आर्टिकल है, मायो क्लिनिक के आर्टिकल हैं, या और भी जितनी अच्छी अच्छी हेल्थ वेबसाइट है, आप उनके किसी के भी आर्टिकल पढ़ो, आपको एक चीज़ डेफिनेटली मिलेगी, उस डोंट नो, ये बीमारी क्यों होती है इसका अभी तक कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिना किसी कारण के आपकी इंटेस्टाइन क्यों अचानक से इरिटेट हो जाती है, इस कौन से ऐसे पार्टिकल है जिसकी वजह से इरिटेट होती है, ये फिलहाल तक नहीं पता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपने आज गेहूं की रोटी खाई, गेहूं का आटा खाया, दलिया खाया, कुछ भी खाया गेहूं का बना के, आपको कुछ नहीं हुआ, ना कॉन्स्टिपेशन है, ना डायरिया है, आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हो। 4 दिन बाद उसी गेहूं की फिर से आपने रोटी बनाई और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, तो समझना कि यार गेहूं से एलर्जी है कि नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही चावल के साथ होता है, दूध के साथ हो सकता है, वेजिटेबल के साथ हो सकता है। कभी तो आप उससे बिल्कुल हेल्दी फील करते हो और कभी आपको डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये वाली जो प्रॉब्लम है, यही, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों होती है। आयुर्वेद की इसमें बात करें, आयुर्वेद में क्या है, इसमें देखो एक चीज़ बोली गई है, मॉडर्न में बोला गया है, वो आयुर्वेद में भी है कि आपकी इंटेस्टाइन किसी चीज़ से इरिटेट हो रही है। इरिटेट कब होती है? जब जो उसके रिसेप्टर है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है इंटेस्टाइन में, वो रिसेप्टर ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। आपके स्किन पे रिसेप्टर होते हैं, अगर ये रिसेप्टर ओवर सेंसिटिव हो जाए तो आपको बहुत खुजली मचने लगेगी और बहुत ड्राइनेस आ जाएगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ड्राइनेस आएगी या खुजली होगी, है ना, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपके जो मुंह में टच रिसेप्टर होते हैं, जीभ में होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, नॉट टच रिसेप्टर, अगर ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा लार टपकने लगेगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपकी लार टपकती रहेगी। कान में अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाए तो फिर कान के अंदर जिन 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 आवाज़ आती रहेगी,
ऐसी आवाज़ें जो नहीं है वो भी आपको सुनाई देती रहेंगी। कभी भी कोई भी चीज़ जो सेंसिटिव हो जाती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, आयुर्वेद में इसको वातज व्याधि बोला गया है। कोई अंतर नहीं है, स्किन पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो भी वातज व्याधि है, कान में है तो भी वातज व्याधि है, इंटेस्टाइन में है तो भी वातज व्याधि है। ये जो डिसीज़ है IBS, इसको आयुर्वेद में वातज व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। वातज में भी जो वायु के 4-5 पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, 5 पार्ट होते हैं इसमें। तो एक समान वायु होती है। समान वायु का काम क्या होता है कि ये आपने जो भी खाना खाया उसको पचाने का, और पचाने के बाद उसको रस धातु और मल धातु, रस मतलब जितना भी पोषक तत्व है उसमें कन्वर्ट करने का काम, और मल धातु यानी कि जितना भी बॉडी का टॉक्सिक चीज़ है, जितना भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, इन दोनों के बीच में डिवाइड करने का काम समान वायु करती है। जब कभी समान वायु अपना काम ढंग से नहीं कर पाती तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। जब ये कन्फ्यूजन में आ जाती है तब आपको IBS की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको आयुर्वेद समझना है तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का ना जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो बहुत वाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में जो वायु है वो वही वायु है जो आपके संसार में चल रही है। बाहर क्या होता है, आंधी आती है वो भी वायु के कारण आती है, लेकिन कभी अगर कहीं वैक्यूम बन जाए, कहीं पर हवा बिल्कुल ना चले, वो भी वायु के कारण ही होता है। अगर कहीं भी वैक्यूम बन रहा है तो वो भी वायु के कारण होता है। यही चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है। अगर आपकी बॉडी में वैक्यूम बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो रहा है, कोई भी चीज़ बाहर या अंदर नहीं निकल पा रही है, ना ही आपको वॉमिट हो रही है, ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये वातज व्याधि है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, अगर आपके पेट में आंधी आ गई है, तो ये भी वातज व्याधि है। और वात में से कौन सी? समान वायु, क्योंकि ये काम किसका है? समान वायु का है। इस IBS को अगर आयुर्वेद से आप समझें तो बहुत ही सिंपल है कि ये समान वायु की दृष्टि है। इसके ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पहली चीज़ तो अगर समान वायु की दृष्टि है तो आपको हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करना है। हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग एक पाउडर फॉर्म में आता है, बहुत तीखी स्मेल इसकी होती है और बहुत सारी कंपनियों का मिलता है। डाबर, वैद्यनाथ, चरक, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण आपको लेना है 1/3 चम्मच की मात्रा में, करीबन 3 ग्राम की मात्रा में। दोनों टाइम खाना खाते समय गर्म घी के साथ आपको लेना है। हींग जो होती है वायु का मेंटेनेंस करने के लिए, समान वायु के लिए बहुत ही अच्छी होती है। घी का जब आप इसके साथ में प्रयोग करते हो तो जो एक्स्ट्रा इरिटेशन है वो शांत होती है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का आपको प्रयोग करना है दोनों टाइम गर्म घी के साथ में। ये खाना खाने के साथ में प्रयोग किया जाता है, पहले या बाद में नहीं, साथ में। जब आप खाना खाते हो उसको अपने साथ में रखो, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहो। आपने एक रोटी खाई, बीच में जैसे आप चटनी लेते हो उस तरीके से आपको खाना है, तो आपकी जो समान वायु की दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद पेट के अंदर जो टॉक्सिक इकट्ठे हैं या जो भी इरिटेंट इकट्ठे हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप ठीक कर दोगे, अगर वो पेट के अंदर रहेंगे तो बार बार आपको इरिटेट करते रहेंगे, आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट करते रहेंगे। सॉरी, थोड़ा सा जीभ फ्लम्बल हो गई। आपको क्या करना है, इस जो बॉडी के अंदर जो इरिटेशन वाले जो पार्टिकल हैं, इकट्ठे हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए त्रिफला और कुटज का प्रयोग करना है। त्रिफला आपको काढ़े के रूप में लेना है और कुटज इसी के साथ में ऐड करनी है। आप क्या करें, मार्केट से 100 ग्राम त्रिफला का पैकेट खरीद लें। किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, किसी भी कोई स्पेसिफिक कंपनी का लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंपनी का आप त्रिफला लीजिए। उसमें आपको 20 ग्राम की मात्रा में कुटज मिलाना है। 100 ग्राम त्रिफला और 20 ग्राम की मात्रा में आप कुटज मिला लीजिए। इसका काढ़ा बनाकर आपको दिन में 2 बार प्रयोग करना है। इसका प्रयोग खाना खाने के तुरंत पहले, तुरंत बाद नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। अगर आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद आप त्रिफला और कुटज का प्रयोग कर लेंगे तो जो भी आपने खाना खाया है वो पचने से, बिना पचे ही आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। खाना खाने से पहले नहीं लेना है, बाद में नहीं लेना है, एटलीस्ट 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। उसके अलावा आप दिन में कभी भी इसका प्रयोग करें, चाहे तो सुबह सुबह खाली पेट भी प्रयोग कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद, रात को सोते समय आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका कभी भी दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, पेट के अंदर जितने भी इरिटेशन वाले जितने भी पार्टिकल हैं वो पहले तो बॉडी में डाइजेस्ट होंगे, और डाइजेस्ट होने के बाद में जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा।
तीसरी चीज़ आपको प्रयोग करनी है, क्योंकि इस बीमारी में जो पित्त होता है वो बढ़ जाता है। वैसे मेन दृष्टि है वात की है, लेकिन पित्त भी इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो पित्त को शांत करने के लिए सुबह सुबह आपको अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना है। ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इनका आप प्रयोग करिए तो आपको IBS की जो कंडीशन है, जो बहुत सीवियर कंडीशन होती है, लोगों को बहुत परेशान करती है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, एक बात बता दूं कि ये स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को लीजिए 10 दिन 15 दिन तक, उसके बाद प्रॉपर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में बैठकर डिस्कशन करके आगे का 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सही हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे वीडियो हफ्ते में 3 दिन आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।